हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट। दिस इज संध्या सैनी। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर 8 के संदेश वाहक प्रणालियों से रिलेटेड रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आज जो हम जानेंगे सांकेतिक तार से लिखने वाली विधि जानेंगे। हमारी विधि किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दे रखा है स्टूडेंट, सांकेतिक तार लिखने के लिए सर्वप्रथम तार का संदेश बना लिया जाता है। तो किस तरीके से बना लिया जाता है, कुछ संकेत कार्ड होगा। संकेत कार्ड किस तरीके से होते हैं, उनके सबके अलग अलग कोडिंग नंबर होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिजिट में दे दिया, फिर यहाँ पर बोल सकते हैं यहाँ पर नेम, स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से दे दिया है अल्फ़ाबेटिंग। तो यहाँ पर एक तरीके से नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपका कोड नंबर किसी भी तरीके से हो सकता है, नंबरिंग में भी हो सकता है, स्पेलिंग हो सकती है, या फिर हिंदी में भी बोला जा सकता है। तो जो भी हमारा आ जाए इन तीनों में से वो हमारा सांकेतिक तार की लिखने वाली विधि होती है। हम किस तरीके से इसको लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट वीडियो को ध्यान से और कंटिन्यू देखते रहिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपको ये वीडियो तभी समझ में आएगी जब आप इसे कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, और स्टूडेंट वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिले। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था सांकेतिक तार लिखने की विधि, इसमें कोडिंग सिस्टम बताया था, यहाँ पर नंबर सिस्टम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अल्फ़ाबेटिंग दे रखा होता है और साथ में ही उसका यहाँ पर किसी का नाम हिंदी में भी लिखा होता है। तो सबके अलग अलग कोड होते हैं। तो एक तरीके से यानी कि संकेत देने की विधि होती है कि हम किस तरीके से देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर 5603 दे रखा है, यहाँ पे महेश दे रखा है। ठीक है, माल शीघ्र भेजो। तो इस तरीके से हमारा संकेत कार्ड हो सकता है, नाम से आ सकता है, बोल सकते हैं कोई भी, इस तरीके से यहाँ पर ये लिख सकते हैं मीनिंग। उसके बाद में यहाँ पर कोडिंग सिस्टम। इसी तरीके से एग्जाम्पल, उदाहरण, स्पष्टीकरण यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि अगर हमसे पूछ लिया जाए, कैसे पूछेंगे कि सांकेतिक कार्ड होता क्या है, तो मान लीजिए हमें तार द्वारा निम्नलिखित संदेश भेजना है। तो किस तरीके से भेजेंगे, माल नमूने के अनुसार नहीं है, माल स्वीकार नहीं है। तो ये एक संकेत है। किस तरीके से संकेत दिया जा रहा है, इस तरीके से। तो इसके लिए वह मनकंद एवं मक्खन शब्द लिखकर भेजने पर तार पाने वाला इन शब्दों का अर्थ कोड पुस्तक में देखकर समझ जाएगा। तो कोड पुस्तक यानी कि एक कोड, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि ये कोड है हमारे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करते हैं। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, मान लीजिए अंग्रेजी में हमें निम्नलिखित संदेश भेजना है। तो हम किस तरीके से इसको अप्रूव करेंगे, तो गुड्स नॉट अप्रूव्ड, गुड्स आर नॉट द सेम एंड एज एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम इसको लिख करके भेज सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये तो था स्टूडेंट कोड सिस्टम। तो कोड सिस्टम आपको पता होना चाहिए कि कोड सिस्टम में हमारा क्या क्या चीज़ होती है। हमारा नंबर्स भी होते हैं, अल्फ़ाबेटिंग भी होते हैं, हिंदी में भी लिखा जा सकता है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, संकेत तार लिखने की विधि। उसके बाद स्टूडेंट गुप्त भाषा के तार लिखने की विधि। अब गुप्त भाषा के तार लिखने की विधि किस तरीके से होती है, जैसे कि गुप्त भाषा के तार लिखने के लिए सर्वप्रथम संदेश को कोड भाषा में लिखकर कोड नंबर लिख लेते हैं। तो इसके बाद गुप्त शब्द को ढूंढते हैं। अब सबसे पहले मैंने जैसे कि कोई भी ABCD संख्या कुछ भी लिख दी, ठीक है, तो मैं उसके लिए एक नंबर लिखूंगी। जैसे कि ए वर्ड दे दिया मैंने ABCD में ABCD, मैंने कहा D नंबर दे दिया। तो D नंबर हमारा कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पर है। तो इसी तरीके से एक गुप्त संख्या जो दे दी है यहाँ पर, तो गुप्त संख्या हम इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, फिर कोड की सहायता से बदले हुए शब्द के नीचे लिखे नंबर द्वारा गुप्त तार बना लिया जाता है। तो गुप्त तार आपको समझ में आया कि किस तरीके से मैंने आपको बताया अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि D किस तरीके से आप सर्च करोगे, 4 नंबर पर है, E किस तरीके से सर्च करोगे, 5th नंबर पे है। इस तरीके से हम अपने नंबर को एक सेटिंग कर लेते हैं कि हमारा ये नंबर इस नंबर पे आएगा। ठीक है, ये स्पेलिंग। उसी के बाद में इसके लिए जिस अंक के ऊपर जो शब्द लिखा होता है उसे लिखते चले जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण संदेश एक नई भाषा में बदल जाता है और संदेश तार के द्वारा भेज दिया जाता है। ठीक है, तो तार क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कोई पत्र है, किसी के जरिए टेलीग्राम है, तो आप उसे भेज रहे हो, तो इस तरीके से तार बोला जाता है। और प्राप्त के पास जब तार पहुंचेगा तो जो प्राप्तकर्ता होता है उसके पास जब तार पहुंचेगा तो वह सर्वप्रथम गुप्त शब्द की सहायता से उसे कोड भाषा में शब्दों में बदलेगा। तो कोड भाषा में शब्दों में
में कैसे बदलेगा, जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है बैंक रेपिटेसी। तो बैंक रेपिटेसी में क्या होता है, गुप्त तार में 2 3 8 9 यानी कि नंबर है, जैसे कि मैंने बोला अभी क्या नाम मैंने कोई नंबर दे दिया फॉर एग्जांपल, जैसे बी है यहाँ पर और गुप्त तार यहाँ पर 2 है। मैं फॉर एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, आपको किस तरीके से इसको समझना है। यहाँ पर बी है, देखो ए आता है तो एक नंबर पे आता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए को दे रखा है 3 और बी को दे रखा है 2, यानी कि रिवर्सिंग दे रखा है, या एक कह सकते हैं ठीक उल्टा दे रखा है, बैकवर्ड काउंटिंग की तरह दे रखा है, ठीक है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको ये लर्न करना है, यानी कि समझना है। कोड सिस्टम आप अपने तरीके से भी दे सकते हो। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि गुप्त भाषा तार से क्या लाभ है। अब गुप्त भाषा तार से जो लाभ है स्टूडेंट, वो किस तरीके से लाभ होगा, मितव्ययिता। अब मितव्ययिता कैसे होगी, गुप्त भाषा के तार भेजने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इस विधि में तार में व्यय कम लगता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर मितव्ययिता आए, क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि मितव्ययिता क्या होती है, तो मितव्ययिता आपको पता होना चाहिए। ये एक एक्सपेंसिव चीज होती है जिसमें हमारा ये बताया जाता है कि वो ज़्यादा है या कम एक्सपेंसिव है। इसी तरीके से यानी कि खर्चा समझ सकते हैं। समय की बचत सेकंड पॉइंट पर हमारा यहाँ दे रखा है, इस प्रकार के तार भेजने में समय की बचत होती है क्योंकि ये तार अक्षरों एवं अंकों की सहायता से लिखे जाते हैं। अब स्टूडेंट अंकों की सहायता से कैसे लिखे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं कोई नंबर दे रही हूँ, उस नंबर को मैंने लिखा फिर से इंग्लिश में कन्वर्ट भी करा, तो इस तरीके से हम गुप्त भाषा तार का यूज भी कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज गोपनीयता। तो गोपनीयता में क्या लिखेंगे, जैसे गुप्त भाषा के तार में कोड शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका ज्ञान केवल तार भेजने वाले व तार पाने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। तो स्टूडेंट एक बात सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, जो गोपनीयता बोली जाती है वो सिंपल ज्ञान के लिए, जैसे कि आपको कोई लैंग्वेज सिंपल तरीके से समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको अब समझा रही हूँ हिंदी में, तो गोपनीयता यानी कि गुप्त भाषा के तार में कोड शब्दों का प्रयोग कुछ इस तरीके से होना चाहिए जिससे ज्ञान यानी कि जो हमें मिला है वो दूसरे व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, गुप्त भाषा के तार भेजने की व्यापारिक गोपनीयता भी बनी रहे। उसके बाद में स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कोड भाषा के तार एवं गुप्त भाषा के तार में क्या अंतर होता है। तो अंतर बताना है स्टूडेंट कोड भाषा का तार और गुप्त भाषा का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सहायता स्रोत यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कोड भाषा का। तो कोड भाषा में तार सांकेतिक भाषा शब्दकोश की सहायता से लिखा जाता है, लेकिन इसमें कुंजी होती है। ठीक है, इसमें कुंजी की सहायता से आप इसे गुप्त भाषा के तार को यूज कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट गोपनीयता। इसका गोपनीयता किस तरीके से होता है, जैसे कि कोड भाषा के तारों में संदेश की पूर्ण गोपनीयता नहीं होती, लेकिन इसमें गोपनीयता गुप्त भाषा में सबसे ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद अक्षरों की संख्या स्टूडेंट, एक शब्द में 10 से अधिक अक्षर नहीं होते हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं, एक शब्द में 5 से अधिक अक्षर नहीं होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या दे रखा है स्टूडेंट, सरलता। तो कोड भाषा द्वारा संदेश भेजना सरल होता है, इसमें संदेश भेजना अपेक्षाकृत कठिन होता है। अब इसमें आसानी से, क्योंकि इसका एक कोड दे दिया जाता है और गुप्त भाषा में कोड नहीं दिया जाता, तो इसमें क्या होता है, ये कंफ्यूज वाली बात हो जाती है। इसमें कोई नंबर दे देंगे, ठीक है, हमने एक कुंजी बता दी भाई हमारा कोई, जैसे कि बैंक रेपिटेसी मैंने अभी आपको बताया, और गुप्त तार यानी कि एक तार नंबर संख्या भी बता दी उसके साथ में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको समझाया था। तो इसी तरीके से स्टूडेंट विदेशी तार और केबल ग्राम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि विदेशी तार या फिर केबल ग्राम किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में आने वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं आपको समझा रही हूँ। तो इसलिए आप आज ये जो वीडियो है ध्यान से और कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देश की सीमा से बाहर अर्थात एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले तार को क्या कहा जाता है, विदेशी तार। इन तारों का तार महसूल दूरी के अनुसार विभिन्न देशों के लिए अलग अलग होता है। तो इन तारों को भेजने के लिए एक विशेष प्रकार का फॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। केबल द्वारा भेजे जाने के कारण इनको केबल ग्राम भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट ये सिंपल लैंग्वेज थी जो आपको अभी समझ में आ गई होगी। इसमें सिंपल लैंग्वेज में क्या कहा, एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाला तार क्या कहलाता है, विदेशी तार। पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि केबल ग्राम किसे कहा जाता है, ये भी तार को ही, विदेशी तार को ही कहा जाता है, लेकिन ये किस तरीके से यूज होता है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है, जो मैंने आपको बताया ये अलग अलग देशों के लिए यूज होता है, और जो अलग अलग देशों के लिए यूज किया जाता है ये तार, वो भेजने का विशेष प्रकार का फॉर्म प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसी को ही क्या कहा जाता है स्टूडेंट, केबल ग्राम कहा जाता है।
तो जैसे कि अभी आपने विदेशी तार और केबलग्राम जाना कि विदेशी तार और केबलग्राम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, सिर्फ रिलेटेड होते हैं, कुछ इसमें डिफरेंस भी होते हैं। तो डिफरेंट क्या है, टेलीग्राम व केबलग्राम में अंतर, तो ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनकर आता है। तो यहाँ पर क्या है, टेलीग्राम व केबलग्राम में मुख्य अंतर यह है कि जो टेलीग्राम के द्वारा संदेश देश की सीमाओं के अंदर अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है, जबकि केबलग्राम के द्वारा संदेश देश की सीमाओं के बाहर अर्थात विदेशों को भेजा जाता है। तो स्टूडेंट ये था आपका सिंपल सेंटेंस, जैसे कि आपने इसे समझा आसानी से। तो इसके बाद स्टूडेंट देखिए आगे क्या आता है, तार संबंधी अन्य उपयोगी बातें। अब तार संबंधी अन्य उपयोगी बातें कैसी हैं, तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट रहेगा। स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है विलंब शुल्क क्या होता है, ठीक है। तो विलंब शुल्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रत्येक तार घर में तार भेजने का एक समय निर्धारित होता है। यदि आवश्यक तार भेजने के लिए एक निर्धारित समय बीत चुका हो, यानी कि एक समय दिया गया होता है, अगर उस समय के बीच में आपने वो शुल्क यानी कि वो समय बीत चुका है और आप उस शुल्क को जमा नहीं कर पाए हैं, यानी कि उस शुल्क को आपको टाइम दिया गया है कि ये शुल्क इतने से इतने टाइम को जमा करना है और आप नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए क्या होता है, साधारण विलंब शुल्क 1 रुपया होता है। यदि तार पाने के लिए व्यक्ति तारघर व तार के इस स्थान पर पहुंचने वाले मार्ग में के तारघर भी बंद कर देता है, तो तब जा करके क्या करना पड़ता है आपको, विलंब शुल्क का हिसाब 2 रुपया देना पड़ता है। पहले तो एक रुपया था, ठीक है, लेकिन तब भी आप जमा नहीं कर पाते हैं तो उसकी दोबारा आप क्या करेंगे, 2 रुपया देने पड़ेंगे। उसको क्या कहा जाता है, विलंब शुल्क कहा जाता है। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया। उसके बाद में तार का संक्षिप्त पता। अब तार का संक्षिप्त पता कैसे होता है, यदि कोई व्यक्ति या व्यापारी चाहे तो अपने विस्तृत पते को संक्षिप्त करके डाक विभाग से पंजीकृत करा सकता है। इससे बड़ी फर्मों के नाम के पते के लिए केवल एक ही शब्द पर्याप्त होता है। अब वो कैसे होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर चित्रा प्रकाशन इंडिया। अब चित्रा प्रकाशन इंडिया तो यहाँ पर स्टूडेंट दे दिया, शब्द लिख देने वाले से काम मात्र चल जाता है, लेकिन क्या होता है, जो पता एक फर्म व्यक्ति या पंजीकृत हो जाता है तो उसे अन्य व्यक्तियों या दूसरों व्यक्तियों या फर्म के नाम पर पंजीकृत नहीं करा सकता। तो इसमें इस पंजीकृत को व्यक्ति क्या करता है, शीघ्रता से तार को प्राप्त कर लेता है, और जब वो शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है तो तार का पता क्या करता है, पंजीकृत कराने के लिए ताकघर या ताक प्राप्तकर्ता दोनों को ही लाभ होता है। अब लाभ क्यों होगा, जैसे कि कोई शुल्क जमा कर रहे हैं और शुल्क दोनों को मिल रहा है, भाई तारघर को भी मिल रहा है और प्राप्तकर्ता को भी मिल रहा है, तो दोनों के लिए एज अ इक्वल, दोनों के लिए जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अवधि शुल्क 20 रुपये होता है, वार्षिक शुल्क 200 रुपये होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ होता है। उसके बाद स्टूडेंट आता है तार का दोहराना। तो तार का दोहराना क्या कहलाते हैं, यदि तार के प्रेषक या प्राप्तकर्ता को वह संदेश हो कि उसके द्वारा भेजे गए तार में कोई गलती न हो गई हो तो वह तार धुलवा सकता है। ठीक है, कैसे धुलवा सकता है, मैंने कहा कि अगर कोई गलती से तार भेज दिया गया हो या फिर गलती हो गई हो कि ये शुल्क तार का हमें शुल्क नहीं दिया, तो फिर वो तार का शुल्क हमें देना पड़ता है, क्योंकि वो भूल जाते हैं और उसके बाद तार का व्यय 1/4 हो जाता है। यानी कि दोहराने पर, यानी कि गलती तो एक बार होती है, लेकिन उसका जब दोहराना वापस हो जाता है तो दोबारा से उसका शुल्क जमा करना पड़ता है। तो तार का दोहराना आपको समझ में आया। तार का व्यय की वापसी किस तरीके से की जाती है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे यहाँ पर तार भेजने में वास्तव में गलती होना। ठीक है, अब गलती सबसे पहले क्यों होती है, यदि तार भेजने वाला यह सिद्ध कर दे कि वास्तव में तारघर द्वारा भेजने में गलती हुई है, तब तारघर से तार का शुल्क वापस कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट हमारे यहाँ पर है। दूसरा क्या बोला उसने, तार का देरी से पहुँचना। अब तार का देर से पहुँचेगा तो क्या होगा, जो तार का व्यय है वो वापस कर लिया जाएगा और पहुँचने पर उसका आधा समय देर से प्राप्त होगा। तो यहाँ पर सीमा शुल्क की वापसी भी कर ली जाती है। ठीक है, यानी कि तार की जो देरी से पहुंचना है वो वापस भी कर देता है सीमा शुल्क की, हमें भाई हमारा शुल्क वापस कर दो, हमें नहीं यूज करना। फिर उसके बाद में तार का निरस्त करना। अब स्टूडेंट तार का निरस्त, यदि तार का प्रेषक चाहे तो तार घर में तार देने की पश्चात
उसे निर्धारित शुल्क देकर निरस्त करा देता है। तो यदि तार नहीं भेजा गया तो तार का निरस्त करने का शुल्क काटकर शेष राशि वापस कर दी जाती है। निरस्त यानी कि एक तरीके से कैंसिल कर देना, वापस कर देना, ठीक है। यदि वो तार खरीदा हुआ वापस कर देता है, एक तरीके से आपने उसका काम नहीं किया है पूरा, तो वो वापस कर देता है और उसको आपको वापस पैसे देने भी पड़ते हैं, क्योंकि वो पहले ही आपको पेमेंट कर चुका होता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। फिर 6 पॉइंट में स्टूडेंट क्या दे रखा है, तार का पुनर्निर्देशन। यदि कोई तार पाने वाला व्यक्ति एक शहर में अपना स्थान बदल लेता है तो तारघर द्वारा बिना कोई शुल्क के लिए उसके नए पते का तार का वितरण कर दिया जाता है। लेकिन शहर में परिवर्तन हो जाने पर तार को नए पते पर भेजने की दशा में पुनःशुल्क देना पड़ता है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया। नेक्स्ट है शिकायतें। तारघर द्वारा तार भेजने के लिए दी जाने वाली त्रुटि या लापरवाही की दशा से इस शास्त्र में शिकायत भी आती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि काम अगर अच्छे से तरीके से नहीं किया जाएगा तो शिकायतें ज़रूर आनी है। तो ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो शिकायतें हों किससे की जाती है। शिकायत पोस्ट मास्टर जनरल को ही की जाएगी, क्योंकि जो सही पाए जाने वाली दशा का तार वापस कर दिया जाता है तो साधारण तार सामान्य डाक पर पहुंचने की अवधि के बाद चिरगामी तार पहुंचने के आधे समय बाद सुपुर्द किया जाएगा, ठीक है। ऐसी दशा में तार व्यय की वापसी की मांग की जा सकती है, ठीक है। यदि सही टाइम पे नहीं पहुंचाएंगे तो तार की वापसी भी होती है। उसके बाद में स्टूडेंट है मोस्ट टॉपिक यहाँ पर टेलीफोन, जो कि आजकल नेचुरल सी बात होती जा रही है कि टेलीफोन हर जगह है, हर जगह यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर टेलीफोन फोन दोनों ही यूज़ किए जा रहे हैं, यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो टेलीफोन के बारे में मोस्टली सभी जानते हैं, लेकिन इसके बारे में ये कम बहुत स्टूडेंट जानते हैं कि इसका आविष्कार किसने किया, ये किस सन में यूज़ हुआ, ठीक है। तो टेलीफोन अर्थात दूरभाष के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने घर दुकान पर बैठे अपने एक देश से दूसरे देश में आसानी से बात कर सकता है। और इसका आविष्कार, टेलीफोन का आविष्कार अमेरिका के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1870 ईस्वी में किया। तो स्टूडेंट ये रहा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका बन जाता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया और किस सन में किया गया। तो फोन द्वारा संदेश भेजने पर बहुत कम समय लगता है तथा बातचीत हो जाने पर अनिश्चितता की संभावना भी नहीं रहती, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आया। तो टेलीफोन में क्या होता है, रिसीवर यानी कि जो बात सुनने वाला होता है, इतना। उसके बाद स्टूडेंट क्या आता है, ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर है, इसको मुंह के सामने रखकर हम दूसरे से बात कर सकते हैं। आजकल ये दोनों भाग एक साथ जुड़े होते हैं। मुख्य भाग, इसका मुख्य भाग भी होता है स्टूडेंट। अब वो कैसे होता है, ये एक छोटी सी चौकी होती है, यानी चौकी ये जगह होगी जिसके जगह है, मतलब जिसके अंदर एक घंटी लगी होती है तथा बाहर नंबर मिलाने का डायल भी लगा होता है। आपने देखा होगा फ़ोन के बाहर क्या होता है, जो 0 यानी कि कोडिंग होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो बटन होते हैं वो लगे हुए होते हैं, अंक होते हैं। इसी के बाहर ऊपर की वो 2 सलाखाएँ निकली रहती हैं जिसको चौगा ट्रांसमीटर या फिर रिसीवर टिका रहता है। और उसी के बाद क्या दे रखा है स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है विद्युत तार। इसकी सहायता से बाहर के टेलीफोन से संपर्क स्थापित किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। इतना आप सभी को समझ में आया। एक लास्ट और देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या दे रखा है, टेलीफोन से बात करना। तो टेलीफोन से किस तरीके से बात कर सकते हैं स्टूडेंट। वर्तमान में टेलीफोन करने की निम्नलिखित 3 प्रणालियाँ होती हैं, साधारण फोन, स्वचालित टेलीफोन और वितरित टेलीफोन। तो मैं आपको बता दूं, साधारण फ़ोन जैसे कि आप यूज़ करते हैं, आजकल सभी के पास फ़ोन होगा, सभी यूज़ करते होंगे और नंबर मिलाते होंगे। तो क्या कहते हैं, कृपया नंबर बताइए, नंबर प्लीज़। तो इस तरीके से हमारे यहाँ सिस्टम होता है। तो इस प्रणाली में बातचीत करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे टेलीफोन के रिसीवर उठाया और एक्सचेंज में घंटी बज गई, और घंटी बजने पर क्या होता है स्टूडेंट, ऑपरेटर क्या पूछता है, कृपया नंबर बताइए, नंबर प्लीज़। तो इस तरीके से उसे टेलीफोन बोलने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति का टेलीफोन नंबर बता देते हैं और उस बातचीत करना चाहता है। तो टेलीफोन ऑपरेटर उस वंचित नंबर को क्या करता है, उस वंचित नंबर से ही उसको टेलीफोन को मिला देता है और दोनों फ़ोन से संपर्क स्थापित करने पर दोनों यानी कि घंटी बजने लगती है। और घंटी जैसे ही बजती है तो दूसरा व्यक्ति टेलीफोन उठाता है और दोनों के बीच बातचीत आरंभ हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, साधारण टेलीफोन। इसी तरीके से क्या दे रखा है, स्वचालित टेलीफोन। इस टेलीफोन में एक डायल लगा रहता है जिस पर 10 अंक यानी कि 1 से 9 तक 0 अंक लिखे होते हैं, जिस पर व्यक्ति हम बातचीत करना चाहते हैं उसके टेलीफोन नंबर को डायल पर बाएं से दाएं घुमाया जाता है, जैसे 662271। तो इस तरीके से कोई भी नंबर है, ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर यहाँ पर है आप अपनी तरफ से भी
नंबर डायल कर सकते हैं बाएं से दाएं ओर। तो पहले 6 अंक वाले छेद को पूरा बाएं की तरफ घुमाया जाता है, फिर 62271 को इसी तरीके से बाएं में घुमा सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हमारे पास फ़ोन होता है इस तरीके से घुमाने वाला, तो इस तरीके से हमारा वो स्वचालित फ़ोन कहलाया जाता है। उसके बाद में स्टूडेंट यहाँ पर थर्ड दे रखा है आंतरिक टेलीफोन प्रणाली अथवा इंटरकॉम। तो इंटरकॉम यहाँ पर क्या दे रखा है, इस बड़े बड़े व्यापारी कार्यालय में जिनमें अनेक विभाग प्रत्येक विभाग टेलीफोन की सेवा संयुक्त करने के लिए आंतरिक टेलीफोन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो आंतरिक प्रणाली का प्रयोग टेलीफोन की सेवाओं के अंदर किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है यहाँ पर एक टेलीफोन मैनेजर के कमरे में, एक सेक्रेटरी के कमरे में, एक विक्रिय प्रबंधक के कमरे में, या फिर कह सकते हैं कारखाने कार्यालय में लगा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवस्थापक अपने कमरे में बैठकर इस समस्त विभागों के कर्मचारियों या अधिकारियों से बातें कर सकता है। तो इस प्रकार समय की बचत करने की क्षमता और वृद्धि आसानी से की जा सकती है। तो स्टूडेंट आपने ये देखा, तो आज का हमारा टॉपिक यही था, टेलीफोन से रिलेटेड था, जैसे मैंने आपको बताया। और उसके बाद हमने तार के बारे में बात किया कि तार होता क्या है। तार आपने जाना कि टेलीग्राम को तार बोला जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि अभी आपने समझा है। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। सो थैंक यू।